तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये प्रोनाउन का चैप्टर बहुत ही खूबसूरती से आपको कंफ्यूज करता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं विक्की सर आप सबका स्वागत करता हूँ लिटरेचर स्प्लेंडर पे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की मेरी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। हमारा प्रोनाउन का अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिस कहाँ लगता है और इट कहाँ लगता है। मैं थोड़ा सा इसके कलर को आज चेंज करूँगा, बिल्कुल चेंज करूँगा, ठीक है। ठीक है, दिस और इट का हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो दिस हमको नाम बताने के लिए, किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए, इंट्रोडक्शन करने के लिए, किसी को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तब भी हम दिस का यूज़ करेंगे। और प्लेसमेंट बताने के लिए, किसी भी वस्तु की जगह, उसकी स्थिति बताने के लिए, ठीक है, हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कोई बुक रखी हुई है तो हम बोल सकते हैं दिस इज बुक। और अगर हमको किसी को इंट्रोड्यूस भी कराना है तो दिस इज लिटरेचर स्प्लेनेड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज माय फ्रेंड, ठीक है। और दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। आपका अगला है दूसरा। पहला नियम आपने देखा कि आप क्या क्या समझते हो उसमें, नेम, आइडेंटिटी और प्लेसमेंट और इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें होती हैं। दूसरे में क्या है, टू नो द नेम एंड आइडेंटिटी। थोड़ा सा वही है लेकिन थोड़ा सा हमने इसको अलग किया। अभी उसको हम बताने के लिए कर रहे थे। हमने पहला नियम जो डिस्कस किया इसमें हम बताने के लिए कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ हम पूछने के लिए या जानने के लिए करते हैं, ठीक है। पूछने के लिए करेंगे। जैसे ओहो एक सेकेंड भाई, पूछने या जानने के लिए करेंगे। जैसे हम पूछे टू नो द नेम एंड आइडेंटिटी, जैसे हम पूछे व्हाट इज दिस तो बोल देंगे हम दिस इज कार। तो ये भी हमने बताया और ये भी हमने बताया। यहाँ हमने पूछा और यहाँ हमने बताया। फिर हम बोल सकते हैं दिस इज विक्की सर, ठीक है ना। कोई इंट्रोड्यूस करवा रहा है तो आप बता सकते हो कि हु इज दिस, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज विक्की सर, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या सीखा कि हम किसी को इंट्रोड्यूस कराएं तब भी हम दिस का यूज़ करेंगे। प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आप नोट्स बनाइए, उसको बार बार देखिए, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, हमारा अगला टॉपिक है इट के बारे में। दिस के बारे में अभी जाना हमने, अब हम जानेंगे इट के बारे में। इट टाइम बताएगा। अभी टाइम में डेट भी हो सकता है, ठीक है, ईयर भी हो सकता है, मतलब टाइम, जितने भी टाइम होते हैं कुछ भी हो सकता है टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बताने के लिए, वेदर बताने के लिए, सीजन बताने के लिए, ये सारी चीज़ें इंडिकेट या बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इट इज़ 9 PM, इट इज़ समर, इट इज़ नाइट, ठीक है। यहाँ हमने टाइम बताया, समय बताया, यहाँ भी हमने समय बताया और यहाँ हमने अपना मौसम का हाल बताया, ठीक है। व्हाट इज़ इट। अब व्हाट इज इट को हम लिख नहीं सकते। व्हाट इज इट हमें लिखना नहीं आता है। व्हाट इज इट हम लिखना सीखेंगे भी नहीं क्योंकि ये गलत है। हम किसी चीज़ को पूछेंगे तो हम पूछेंगे व्हाट इज दिस, ठीक है। व्हाट इज इट नहीं लिखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो रूल नंबर 6 जानने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आप इसको देखिए, समझिए, थोड़ा सा कोशिश करिए कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रोनाउन की बात हो रही है तो इसमें गलती जो है वो प्रोनाउन में ही होगी। तो आप सही गलत कुछ भी अटेम्प्ट करिए, इससे आपकी जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क पटल खुलेंगे, ठीक है। तो टॉकिंग हिम और हिम वॉज नॉट प्लीजेंट। अब यहां पे ही लगना है कि हिम लगना है, आप बताइए। विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल, आई रिक्वेस्ट हर टू गो हर कम हियर, आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगना है, हम इस चारों सेंटेंस को पढ़ने के बाद, थोड़ा सा समझने के बाद आते हम समझते हैं इसके रूल को। कोई भी जीरंड हमें मिलता है, अब समझ लेते हैं कि जीरंड होता क्या है। तो हमने लिखा है, मैंने बकायदा आपके लिए नोट्स बिल्कुल तैयार कर दी है और मैं उसको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो सिर्फ आपको लिखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और जिस बुक से मैं बताऊं उस बुक से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं बुक बताऊंगा, सेशन के लास्ट में मैं बताता चला जाऊंगा कि आप इस बुक से एक्सरसाइजेस करिए। लेकिन अभी इतना आपको हैंडआउट दे दिया जाता है। जैसे नाउन में अभी आपको 50 वर्कआउट मिला, ठीक है। नाउन में, प्रोनाउन में भी आपको लगभग 50 से 60 मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको
कवर करनी है, एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीरेंड क्या होता है कि मेन वर्ब में अगर आईएनजी लग जाता है तो वो हम जीरेंड कहलाता है, वो उसे हम जीरेंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। याद रखना है हमेशा कि जीरेंड के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ठीक है, रही बात इन्फिनिटिव की, इन्फिनिटिव हम कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाएगी इसके बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इसके बाद ही ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, हम इसके पहले भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं जो सेंटेंस हमने ऊपर लिखे हुए हैं। अब देखिए टॉकिंग लिखा हुआ है, इसमें टॉक, टॉक में आईएनजी लिखा हुआ है, टॉक में आईएनजी लगा तो टॉक के बाद में हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ही हट जाएगा, हिम लग जाएगा, वाज नॉट प्लीजेंट। ठीक है, उससे बात करना कोई मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। ठीक है, विजिटिंग, अब यहाँ पे क्या लगना है, अस लगना है कि वी, तो यहाँ पे लग जाएगा अस। ठीक है, इज डिलाइटफुल, आई रिक्वेस्टेड हर टू, अब ये भी इन्फिनिटिव, ध्यान से देखिए, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले क्या लगेगा इसके बाद में क्या लगेगा आपको बताया जा चुका है। तो टू कम के पहले कौन सा केस आया है, हर आया है, इसलिए इस बातचीत में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर, अभी अभी हमने बात किया कि ये जो इंडेफिनिट है, सॉरी इन्फिनिटिव है, इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बातचीत सही है। मोहन होप्स टू मीट, तो टू मीट, ये टू मीट हमें दिख रहा है, टू मीट के बाद में क्या हो जाएगा, यहां से आई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यू गेस्ड हिम या ही टू बी के बाद में आई एम, आप मुझे बताइए अब इसके पहले क्या लगेगा और इसके बाद में क्या लगेगा, दोनों में कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो यहाँ पे मी हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा। अंडरस्टैंड, चलिए आते हैं हम अपने अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम जानने से पहले कुछ सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, अब इसको देखिए, समझने और करने की कोशिश करिए। पहला सेंटेंस है आपके सामने, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुकेश इज एज फैट एज आई रन फास्टर देन ही और ही, I love you so much as him or he, Suresh is more attentive than us or we, my teacher teach me as good as her। आपको ये सेंटेंस दिखाई दिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसके नियम को समझ लेते हैं। ठीक है, नियम हमारा क्या कहता है कि अगर कंपैरेटिव हो रहा है, अगर कंपैरिजन हो रहा है किसी दो चीजों में, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। जैसे मेरे सामने एक सेंटेंस लिखा गया है, माई शूज इज बेटर देन यू, खूब ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने सेंटेंस लिखा है, माई शूज इज बेटर देन यू। अब मेरे जूते की तुलना किससे हो गई, यू से हो गई, मतलब यहां एक शकल है और यहां एक जूता है। ठीक है, अब इसकी तुलना हो गई, तो हमको किसी आदमी से, किसी थिंग्स से कंपैरिजन नहीं करना है, थिंग का थिंग से कंपैरिजन होगा, पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन होगा। ठीक है ना, इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन क्या लग जाएगा, एज और देन, ये है एक कंपैरिजन वर्ड जिसको हम देख के ये समझते हैं कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। इसके पहले अगर नॉमिनेटिव केस है तब हम नॉमिनेटिव केस इसके बाद में लगाएंगे, अगर इसके पहले कंपैरेटिव केस है तो हम इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और एक बात हमें थोड़ा सा ध्यान से ये देखना है कि कंपैरिजन एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, ये सेंस अगर हम पकड़ना सीख गए तब चीजें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मुकेश इज एज फैट एज आई, अब मुकेश उतना ही मोटा है जितना कि मैं। ठीक है, तो मुकेश भी नॉमिनेटिव केस में हुआ और आई भी नॉमिनेटिव केस में, इसका मतलब इस बातचीत में कोई भी दिक्कत नहीं है। आई रन फास्टर देन हिम लगना है कि ही लगना है, तो देखो आई
रन फास्टर देन ही। अब ये मेरी तुलना किससे किया जा रहा है? इससे, कि मैं उससे तेज दौड़ता हूं। बात समझ रहे हैं ना? तो आई नॉमिनेटिव केस में है, इसका मतलब यहां भी नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ही। ठीक है, आई लव यू। अब इसके बाद में खूब ध्यान से देखिएगा, सो मच एज हिम और ही। अब यहां पे हमको आई की तुलना यहां से करनी है कि इसकी तुलना यहां से करनी है, आपको ये सीखना है और ये समझना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सो मच एज हिम, उससे ज्यादा। इसका मतलब इसकी तुलना और इसकी तुलना हो रही है, मतलब ये है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरेश इज मोर अटेंटिव देन वी। आप इसको बनाइए, माई टीचर टीच मी एज गुड एज हर। अब टीच मी, अब ये बिल्कुल इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये अगर ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे दिखाई नहीं दिया होगा, ऐसे देख लीजिए, इसकी तुलना और इससे हो रही है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे गए हैं, ये बहुत बेहतरीन सेंटेंस, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ये कंफ्यूज कैसे करते हैं, आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, हमने सीखा कि कैसे कैसे, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन में कुछ भी लिख लेते हैं, हम दे लिख लेते हैं। अगर ये तीनों एक ही सेंटेंस में आ गए, ध्यान सोचिए, अगर ये तीनों एक ही सेंटेंस में आ गए, तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ये कौन से सीक्वेंस में जाएंगे ये? ठीक है, तो यही समझाने के लिए मैंने अगला नियम मॉडल किया है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यू ही एंड आई गो दियर। पहले हम सेंटेंस को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक्साइटमेंट आए कि हमको कुछ सीखना भी है। ठीक है, यू राहुल एंड वी डिड दिस वर्क। आई यू एंड ही गो टू होम। ही एंड यू वेंट टू स्कूल। मैंने काफी लिख दिया वो यहां पे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी। अरेंजमेंट कैसे करना है कि अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं आप, गुड डीड या गुड एक्ट, नोबल डीड जिसको बोलते हैं, अगर आप ये करने जा रहे हैं, तब जो सीक्वेंस होगा इन प्रोनाउंस का, पर्सनल प्रोनाउन का, वो होना है 2 3 1। अगर ड्यूटी की बात हो रही है, गुड एक्ट की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, इन तीनों चीजों की अगर बात हो रही है, इसका मतलब कि चीजें पॉजिटिव वे में अगर हो रही है, चीजें पॉजिटिव वे में अगर हो रही हैं, तब इसका सीक्वेंस होगा 2 3 1। लेकिन अगर बैड एक्ट हो रहा है, किसी को ब्लेम किया जा रहा है, किसी को दोषारोपण किया जा रहा है, तब इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसका जो सीक्वेंस है वो ये हो जाएगा। क्या समझे कि अगर कोई अच्छा काम होने जा रहा है तब 2 3 1 लगेगा, अगर कोई बुरा काम होने जा रहा है तो 1 2 3 लगेगा। ठीक है, ओके भाई, हम समझ लेते हैं इसको भी। तो इतने ढेर सारे मैंने लिखे हुए हैं, तो इसमें मैं सारे नहीं बताऊंगा, कुछ आपको भी करना है, मैं कुछ बता देता हूं। यू ही एंड आई गो दियर, भैया कहीं जाना कोई गलत काम तो है नहीं, कोई बैड डीड नहीं है, कोई खराब काम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 3 1 का। हाँ, अगर जा रहे हो किसी का मर्डर करने, लेकिन यहाँ पे मेंशन तो नहीं है ना, हो सकता है वो खाना खाने जा रहे हो सकता है वो गरीबों की मदद करने जा रहे हो, है ना? तो अगर गुड डीड है तब यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 3 1। और अगर नेक्स्ट क्या है कि यू राहुल एंड वी डिड दिस वर्क, मैं अभी ऊपर वाला दोनों बताऊंगा, इसमें भी गुड डीड है, मतलब 2 3 1 ही लगेगा, इसमें कोई गलत काम तो हो नहीं रहा है। आई यू एंड ही गो टू होम, इसमें भी कोई गलत काम नहीं हो रहा है, 2 3 1। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है 2 3 1, ये बिल्कुल अपने आप में सही बातचीत है।
इसमें भी 2 3 1, इसमें भी अपने आप में बिल्कुल सही बातचीत है। अब इसमें बातचीत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा यू ही एंड आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। ही एंड यू वेंट टू होम। अच्छा, अभी तक आपने देखा कि 3 आए हैं, 3 को तो हम सीख गए, 2 3 1 में लगाना। अगर 2 ही आते हैं तब हम इस सीक्वेंस में लगाएंगे 2 3। अगर सेकंड पर्सन का आया है, थर्ड पर्सन का आया है तो 2 3 में लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का आया है तब हम 3 1 लगाएंगे। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का आया है तो 2 1 लगाएंगे। ठीक है ना, तो सीक्वेंस बदलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे ही और यू आया है तो ही और यू मतलब थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आया है तो यहाँ पे 3 और 2 हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए यू एंड ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड भाई, यहाँ पे हो जाएगा यू, यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक है, यू एंड आई स्टडी हियर, यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है ये। यू एंड आई, तो देखो यू एंड आई तो बिल्कुल ये अपने सीक्वेंस में है। पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये बातचीत अपने आप में बिल्कुल सही है। आई एंड यू प्ले टूगेदर, आई एंड यू प्ले टूगेदर, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे हो जाएगा यू एंड आई प्ले टूगेदर। ठीक है ना, तो ये सारे सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। हाँ, 1 2 3 वाला क्रिमिनल जो है, सॉरी जो रूल है वो हम देख लेते हैं। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स अपने आप में बैड डीड होता है, इसका मतलब 1 2 3 लगेगा। तो आई 1 है, यू 2 है और ही थर्ड है, इसका मतलब इस बातचीत में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जान लेते हैं आगे भाई। ही आई ही एंड यू आर क्रिमिनल, ये बिल्कुल अपने आप में गलत है। यहाँ पे होगा आई यू एंड ही। ठीक है, ये सारी चीजें अब आप देखिए, आप करिए। और क्या है कि आई एंड यू आर गिल्टी, मैं आप कौन हूं, आई एंड यू आर गिल्टी, तो ये भी 1 2 3 में जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा सबसे पहले आएगा यू, ये चला जाएगा इधर। ठीक है, तो ये चीजें आप समझिए। अच्छा, अब बहुत जरूरी बात कि मान लीजिए ये तीनों चीजें आती हैं, एक सेंटेंस है आपके सामने, यही वाला देख लीजिए। ये सेंटेंस है आपके सामने, हाँ, लिखा है कि यू पारस एंड नैना, यू पारस एंड नैना हैव प्रिपेयर्ड योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे कैसे काम करेगा, ये जो योर आया है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा पॉजिटिव केस, ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा कि इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये सही है कि गलत। ठीक है, तो यही जानने के लिए हमने ये नियम मॉडल किया है, ये नियम हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। अगर फर्स्ट पर्सन आया, सेकंड पर्सन आया, थर्ड पर्सन आया, तो जो पॉजिटिव केस होगा हमेशा थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर तीनों आया है तो। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आया है तो पॉजिटिव केस सेकंड पर्सन का होगा। अगर ये दोनों नहीं आया है तो देखिए बन गया ना, थर्ड पर्सन का आया है तो थर्ड पर्सन का। तो हम एक चीज ये भी जान लेते हैं कि 1 2 3 हम ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, अगर तीनों में आया है तो सबसे पहले जो सबसे ऊंचा होगा उसका पॉजिटिव केस लगेगा। बात समझ गए, जो सबसे ऊंचा होगा, जो सबसे पहले आएगा पहले नंबर से, उसका हम पॉजिटिव केस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे तीनों में आया है तो तीनों में हम किसका पॉजिटिव केस यूज करेंगे, इसका पॉजिटिव केस। ठीक है, जैसे यू पारस एंड नैना, यू पारस एंड नैना हैव प्रिपेयर्ड योर प्रोजेक्ट। तो पहले ये बात देखिए, जो प्रोजेक्ट तैयार करना है ये अच्छा काम है कि बुरा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई गैर मतलब इरिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने आप में सही बात लिखी हुई है, 2 3 3। ठीक है, ये बिल्कुल सही है बात लिखी हुई है। हैव भी आया है क्योंकि 3 लोग हैं इसलिए हैव आया है, बिल्कुल सही है। और प्रिपेयर्ड के बाद में योर ये जो लिखा हुआ है, क्या ये सही है,
इसमें दो प्रोनाउन आए हैं, एक सेकंड का एक थर्ड का, एक यहाँ पे एक नहीं आया, ठीक है। तो मैंने अभी भी बताया जो ऊंचा होगा उसी को क्या लगा देंगे हम, उसी का पॉजेसिव केस लगा देंगे, ठीक है। अब इस पे लिखा है कि यू नितिन एंड आई, यू नितिन एंड आई, इसका मतलब इसमें सेकंड पर्सन भी आया है, थर्ड पर्सन आया है और फर्स्ट पर्सन आया है। देख ले हम क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा काम है, हाँ कोई बात नहीं, किताब दिया जा रहा है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। लेकिन बात ये समझिए कि यहाँ पे आर लगेगा कि योर लगेगा। भाई हमने अभी अभी बात की कि 1 2 3 में जो सबसे ऊंचा होगा 1 2 3 1 2 3 जो सबसे ऊंचा होगा उसी का हम पॉजेसिव केस हम लगा देंगे, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। कुछ सेंटेंस आपके सामने और दिए जा रहे हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, आप इन सेंटेंस को देखिए। अब देखिए डिग्री बढ़ेगी, अब आपको और ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कम से कम उन बच्चों तक शेयर करिए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक पूरे कोर्स की, एक फुल कोर्स दिया जा रहा है आपको, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यूट्यूब पे ऐसे बिल्कुल लाइन से बहुत कम वीडियोस हैं कि आपको बिल्कुल क्लास वाइज दी गई हैं। क्लास एक आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं 3-4 गैप करके, उसके बाद आपको दी जाती हैं। हम भी यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से हैं तो हम भी खोजते हैं, हमको भी पता चलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्रिवेंशन इट इट्स और दियर मार्च। यहाँ पे क्या लगेगा, द फ्लीट विल रीच इट एंड इट्स their destination in week, the jury has given its or their verdict। क्या लगेगा इसमें, इसमें हमको एक चीज दिख रहा है, क्या कलेक्टिव नाउन दिख रहा है हमको, क्योंकि आर्मी भी कलेक्टिव नाउन, फ्लीट भी कलेक्टिव नाउन, जूरी भी कलेक्टिव नाउन, ये जूरी कमेटी कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन से एक जरूरी सूचना आपको कि अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन आपके सामने दिया गया है, याद रखिए अगर कलेक्टिव नाउन दिया गया है तो अगर वो यूनाइटेड सेंस में है, खूब ध्यान से देखिए, वो यूनाइटेड सेंस में है, वो डिवाइड नहीं किया गया, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। वो अगर यूनाइटेड सेंस में, देखो ये नाउन का ही तो एक पार्ट है प्रोनाउन, तो जो नाउन में नियम होगा वही आके प्रोनाउन में होगा, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन अगर ये यूनाइटेड सेंस में है तो या तो इट यूज होगा, या तो इट्स यूज होगा, या तो इटसेल्फ यूज होगा। अब जो भी सेंटेंस का जो सेंस कहता है उसी के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा। लेकिन अगर ये कलेक्टिव नाउन डिवाइड सेंस में चला जाएगा, मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन है वो मतलब जिसे कोई भी एक चीज है, एक ग्रुप है, तब तो ठीक है। अगर ग्रुप में है तो इट, इट्स और इटसेल्फ लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। लेकिन अगर ये डिवाइड हो जाती हैं तब क्या यूज होगा, दे, देम, दियर और देमसेल्फ, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है ना। अच्छा, यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस, इसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल में आपके लिए नोट्स बनाई है। अब हम देख लेते हैं। द आर्मी हैड टू सफर टेरेबल प्रिवेंशन इट्स मार्च। अब ध्यान से देखिए, जो मार्च करते हैं ये एक मार्च करते हैं, मतलब एक साथ मार्च करते हैं कि अलग अलग मार्च करते हैं, आप मुझे ये बताइए। तो आर्मी हमेशा एक साथ मार्च करती है, एक टुकड़ी होती है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे देश की आर्मी एक साथ मार्च करेगी, उनकी एक टुकड़ी होती है, अलग अलग टुकड़ियों की अलग अलग मार्च होती है, और एक टुकड़ी में लगभग जितने भी होते हैं कम से कम 40 होते हैं, इससे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट्स मार्च, क्योंकि ये एक है, ये यूनाइटेड सेंस में है। द फ्लीट विल रीच इट्स एंड दियर डेस्टिनेशन इन अ वीक। ये जो अपने गंतव्य पे है, जहां पहुंचना होता है वो पहुंच जाएंगे। कौन फ्लीट, मतलब आप मुझे बताइए, फ्लीट मतलब बताइए मुझे आप कि ये फ्लीट मतलब होता क्या है। ये होता है ग्रुप ऑफ शिप, शिप होते हैं ना, उसी को बोलते हैं फ्लीट विल रीच। अब फ्लीट है, ये जहाजी बेड़ा है, तो जहाजी बेड़ा मतलब एक में ही 10-20 होंगे, ठीक है। तो इनके स्थान पर क्या लग जाएगा, इट्स लग जाएगा। बात आगे बढ़ाते हैं हम। जूरी हैज गिवन इट्स या दियर वर्डिक्ट। अब जूरी ने अपना जो भी उनको देना था, जो भी डिसाइड करना था, उन्होंने कर लिया, ठीक है। तब यहाँ पे सिर्फ एक यूज होगा, सॉरी एक नहीं, यहाँ पे इट्स यूज होगा, क्योंकि जूरी क्या है,
न्याय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग दियर सीट, जो कमेटी है उसने डिसाइड किया उस मैटर को बिना अपने सीट छोड़े हुए, तो इट्स सीट, क्योंकि कमेटी पूरी है ना, इसमें से कोई भी एक सिंगल आदमी नहीं उठा जब तक डिसीजन आपको दे नहीं दिया गया। बात समझे ना? हाँ, अब आगे देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड। अब डिवाइड की बात की जा रही है, इसका मतलब जूरी जो है ये वो एक थी अभी तक, अब वो डिवाइड हो गई, अब वो ये एक हो गई है, यहाँ पे दो हो गई, ठीक है। अब जूरी ये दो भागों में या दो से ज्यादा भागों में हो गई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर, यहाँ पे हो जाएगा दियर, ठीक है। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। कुछ और सेंटेंस आपके सामने दिए जा रहे हैं। इन सेंटेंस को जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर कोई भी नाउन आया है और वो एंड से जुड़ा हुआ है, खूब ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर नाउन आया है, ठीक, और इसके पहले द लग गया, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। और इसके बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब खूब ध्यान से देखिए, अगर दूसरा नियम देखें तो अगर द आया है, उसके बाद नाउन आया है कोई, फिर एंड आया है, उसके बाद फिर द आया है, उसके बाद फिर नाउन आया है, तो इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज करना हुआ तो प्लूरल प्रोनाउन यूज हो जाएगा। प्लूरल प्रोनाउन समझ रहे हैं ना, आर, अस, वी, ये सारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं, इसको समझे? अच्छा, तो इसको समझने से पहले आप एक नियम को, ये जो आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इसको देखिए, क्या लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। ट्रेजरर मतलब जानते हैं, ये जो पैसे जमा करते हैं उसी को बोलते हैं, इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए पहले, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैव प्रिपेयर्ड हिज और दियर स्टेटमेंट, द पोएट एंड द थिंकर हैव एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट द यूज ऑफ द एटम बम, ठीक है। ये सेंटेंस दिखा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है वो नियम जो अभी अभी हमने बात किया। अगर कोई भी सेंटेंस में द लिखा है, उसके बाद में नाउन आया, उसके बाद में एंड आया है, उसके बाद में फिर से नाउन आया है, मतलब तो ये समझ जाएंगे कि वो जो जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि वो दोनों एक ही हैं। जैसे एक्टर, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर। अब हम ये जान जाएंगे ये जो एक्टर है इस मूवी का और प्रोड्यूसर जो है वो एक ही लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे लगा देंगे हम द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसका मतलब वो एक्टर अलग है और ये प्रोड्यूसर अलग है। बात समझे? तो द नाउन प्लस नाउन, इसके बाद हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है, सिंगुलर, और साथ में सिंगुलर प्रोनाउन भी लगता है या एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद में अगर द आया है, उसके बाद फिर नाउन आया है एंड द प्रोनाउन इस स्ट्रक्चर में आया है, तो हेल्प जो वर्ब है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगी और इसके बाद में प्रोनाउन जितने भी हैं वो प्लूरल प्रोनाउन लेंगे, ठीक है। आइए हम नियम को समझ लेते हैं। नियम को हमने समझा, आइए हम जान लेते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन को। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब ये जान लेंगे कि हम ये जो सेक्रेटरी है और ये जो ट्रेजरर है ये दोनों एक ही आदमी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी बातचीत लिखी हुई है सब सही लिखी हुई है। द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, यहाँ पे हैज हैव, इन दोनों में से क्या लगना है, इसमें हैव हट जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही आदमी हैं, इसलिए यहाँ पे भी दियर हट जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा, ठीक है। और क्या है, द पोएट एंड द थिंकर, द पोएट एंड द थिंकर हैज या हैव, अब मैं यहाँ पे हैज भी लिख देता हूँ, हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट द यूज ऑफ द बॉम्ब्स। अब ये बताइए कि द
पोएट और द थिंकर, ये एक लोग हैं कि दो लोग हैं? ये दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों के आगे द लगा हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पे बात किया हैव की, तो बिल्कुल सही है। एक्सप्रेड हिमसेल्फ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा themselves, ठीक है। अगेंस्ट द यूज ऑफ एटम बम, ठीक है। ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया, आप इसको समझने और करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।